Good morning, students. Yes, so today we'll continue with our next part, that is current, electricity. And yesterday we had learned the equation of drift velocity, है ना? Current in terms of drift velocity, I equals to nevda E you had learned, है ना? Today we'll go forward and this is what we will see about resistivity. Resistivity for conductors, insulators, semiconductors, superconductors, इनका resistivity के बारे में पढ़ेंगे. That's related with our of course the formula for resistivity that we had derived yesterday as microscopic Ohm's law. ठीक है ना, मायक्रोस्कोपिक ओहम्स लॉच्या पुढचा पार्ट आपण शिकणार आहोत. ठीक आहे ना. ओके, तर सध्या मी हा पार्ट जो तुम्ही परत शिकणारच आहात ज्याला प्रॅक्टिसिंग नाव. ओके या, सो दॅट वी विल लर्न. नाउ लेट अस जस्ट हॅव अ क्विक रिव्हिजन ऑफ व्हॉट वी डिड yesterday. काय केलेलं आपण काल काय केलेलं, I equals to nevda, है ना. दिस वॉज हाउ यू रिमेंबर्ड द पॉइंट yesterday, है ना. येस, I equals to nevda हा तुम्ही काल पॉइंट आठवला होता, है ना. येस, ओके ओके. तर काल तुम्हाला वन्स अगेन वन क्विक शॉर्ट रिव्हिजन, है ना. करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फ्लोज ओनली बिकॉज देर इज वाटर पोटेंशियल, है ना. करंट फ्लोज ओनली बिकॉज देर इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? इट्स जस्ट द stored potential energy on every unit charge that is there present there. Okay, now the energy get manifested into kinetic energy. The kinematics you apply force upon mass acceleration into time velocity, drift velocity, dominoes effect, and the result is current, electricity. This we had to observe on for a given conductor. Then you use number of electrons per unit volume, you multiplied by the volume of the conductor, and you got one more beautiful equation, that is what? Microscopic Ohm's law. Microscopic Ohm's law was what? That J, that E equals to what? That is, you know, the microscopic Ohm's law, that is V equals to I R. Okay, instead of that we have E equals to J into rho. That is microscopic Ohm's law. What does this say? The closeness associated with the current, that is the current density, will be directly proportional to the what? The field applied, है ना. How is the strength of the electrical field understood? By closeness of electrical field lines, है ना. How close the electrical field lines are, that means electrical intensity will be more. If electrical intensity applied will be more, then what we can say is that the current density here will be more. That means what? For a given cross section area along that line, you will be having more ampere of current flowing. Current will be flowing in more value across that cross sectional area. This is nothing but the current मायक्रोस्कोपिक ओहम्स लॉ. ओके, येस, वी हॅड स्टॉप हिअर यस्टरडे ना. मायक्रोस्कोपिक ओहम्स लॉ तोपर्यंत तुम्हाला बऱ्यापैकी चांगलंच कळलेलं आहे, है ना. या, आता मायक्रोस्कोपिक ओहम्स लॉच्या पुढे जाऊया. मायक्रोस्कोपिक ओहम्सच्या पुढे जाऊया. बोर्ड इज क्लिअर अँड फाईन. ओके, येस. सो मायक्रोस्कोपिक ओहम्स लॉ परत एकदा लिहून घेतो मी इकडे. E इक्वल्स टू रो जे. हा पॉईंट काल इथपर्यंत आलेला, तुम्ही E अप्लाय केलेला असेल इलेक्ट्रिकल फील्ड, तर अलॉंग धिस लेंथ L म्हणूया आपण त्याला, है ना. सो E इंटू एल काय होईल? इंटेन्सिटी ओव्हर अ गिवन अमाऊंट ऑफ फील्ड. तो एनर्जी इंटेन्सिटी इज नथिंग बट व्हॉट? फोर्स. इंटेन्सिटी इज नथिंग बट फोर्स ओनली, बट ऑन एव्हरी युनिट कुलम चार्ज. हा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट काय होईल? वर्क डन होईल. पण का हा ऑन एव्हरी युनिट चार्ज होता, तर वर्क डन ऑन एव्हरी युनिट चार्ज काय असतं? एनर्जी अप्लाइड फॉर दॅट युनिट चार्ज. ती काय असते? एनर्जी ऑन वन युनिट चार्ज स्टोअर्ड. काय स्टोअर्ड म्हणून होते? पोटेन्शियल म्हणून स्टोअर्ड. म्हणजे ई इंटू एल म्हणजे काय झालं? तुमचा पोटेन्शियल. ठीक आहे ना. आणि कारण की इंटेन्सिटी इथे कॉन्स्टंट असते, सो वी कॅन से दॅट व्ही बाय एल इज नथिंग बट ई. आणि व्ही बाय एल ला अजून तुम्हाला पोटेन्शियल ग्रेडियंट सुद्धा समजतात. जेव्हा वेन इट इज इफेक्टिव्ह वी कॉल इट एज व्हॉट? पोटेन्शियल ग्रेडियंट. है ना. म्हणजे इथे काहीतरी पोटेन्शियल आहे V1, इथे काहीतरी पोटेन्शियल V2. V1 मायनस V2 जो काही पोटेन्शियल डिफरन्स असेल V, दॅट डिवायडेड बाय लेंथ. म्हणजे प्रत्येक लेंथवर कितीने पोटेन्शियल चेंज होतं. दॅट व्हॉल्यूम इज नथिंग बट इंटेन्सिटी अप्लाइड. आणि इफेक्टिव्ह इट इज पोटेन्शियल ग्रेडियंट. ठीक आहे ना. हां, म्हणजे पोटेन्शियल ग्रेडियंट म्हणजे काय? व्होल्टेज पर युनिट मीटर. वोल्ट मीटर नव्हे. वोल्ट मीटर तो इन्स्ट्रुमेंट झाला, तो तुम्ही शिकणार आहात. वोल्ट पर मीटर, दॅट इज अ युनिट ऑफ पोटेन्शियल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट जेव्हा पण शब्द येईल ना, यू हॅव टू डिवाइडेड बाय लेंथ. क्लिअर आहे? ओके, आता पुढे जाऊया. बघूया पुढचा पॉईंट काय आपण शिकतोय, है ना. E इंटू एल इज इक्वल्स टू व्ही तुम्हाला माहिती आहे. ओके, हा जो तुमचा मेन इक्वेशन होता ना, हा E इज इक्वल्स टू रो जी,
त्याला आपण काय करूया, विल मल्टिप्लाय बोथ साइड्स बाय इक्वल्स टू रो जे होता, मल्टिप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एल. हेडिंग द्या, हेडिंग काय देणार आहे तुम्ही, मायक्रोस्कोपिक ओम्स लॉस द्या. मायक्रोस्कोपिक ओम्स लॉस लिहा आणि हे लिहा आणि यू जस्ट राईट. आणि हे आता जे लिहिलेलं ते पण तुम्ही वरील लिहून घ्या. दॅट ऑल्सो यू राईट इट इन युअर नोटबुक. ओके, सो वी हॅव ई इक्वल्स टू रो इंटू जे. ओके, do I have markers with me in everything? Let me confirm. Yeah. Yeah, E is equals to rho J. This is what I have written here. Now what we will do, we will multiply both sides by length. दोनों का साइड्स को हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे. तो दोनों साइड अगर मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, E या मल्टीप्लाइंग बाय L बोथ द साइड्स. इंटू L इंटू L. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये क्या बनेगा, E इक्वल्स टू रो इंटू जे इंटू एल. व्हाट इज E इंटू एल? E इंटू एल इज नथिंग बट व्हाट, वोल्टेज, है ना. हमने अभी देखा है, इंटू एल इज नथिंग बट वोल्टेज. सो वी हैव योर वोल्टेज, है ना. एंड व्हाट इज दिस, रो. रो इज नथिंग बट रो ओनली. व्हाट इज जे? जे इज नथिंग बट आई अपॉन ए. एंड हियर वी हैव एल. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैड लर्न इन 10th स्टैंडर्ड. व्हाट वाज दैट? जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है, व्हाट ऑल दैट यू रिटन, E equals E into L equals to V and rho L upon A is your R. Yes, yes. So what we will write here, rho L by A is nothing but what, rho L by A is your R. So what you can write here finally? Finally you can write V equals IR. What is that? Your macroscopic Ohm's law. That is your Ohm's law, है ना, Ohm's law. So what we have done, we have derived from microscopic Ohm's law, we have derived macroscopic Ohm's law just by multiplying it with nothing but length ने multiply केलं. मायक्रोस्कोपिक म्हणजे तो लेंथ दिसत नव्हता, तो ड्रिफ्ट व्हायचा ना. ड्रिफ्ट झाल्यामुळे काय, त्याचं इफेक्टिव्ह लेंथ कळत नव्हतं. पण इथे आपण मायक्रोस्कोपिक कन्सिडर केलं. मायक्रोस्कोप म्हणजे फक्त इंटेन्सिटी द्यायची असते, त्याच्यामुळे तर होणार आहे. करंट डेन्सिटी असणार आहे, कारण की करंट कसं मेजणार आहे, करंट इज नथिंग बट व्हाट, करंट डेन्सिटी इंटू एरिया ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया. पण फॉर गिवन अमाउंट ऑफ स्मॉल एरिया वेक्टर तुम्ही कसं लिहू शकता, करंट डेन्सिटीला जेच्या रूपात लिहिता. मग इट इज द अमाउंट ऑफ करंट इन पर युनिट एरिया. करंट डेन्सिटी इंटू एरिया इज योर करंट, है ना. मग तुम्हाला काय करतं, हे फॉर स्मॉल व्हॅल्यूज तुम्हाला कळत नाही. सो व्हॉट यू डन इज यू हॅव मल्टिप्लाइड इट बाय व्हॉट, मल्टिप्लाइड इट बाय व्हॉट, द लेंथ. तुम्हाला लेंथने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्ही मॅक्रोस्कोपिक एरियामध्ये गेला, मायक्रोस्कोपिकली बघायला गेला त्याला. सो व्हेन यू मल्टिप्लाइड बाय लेंथ then you get the real Ohm's law, that is V equals to IR. What do you understand by this? That त्याच्यामुळे काय कळतं तुम्हाला की as the wires current, the current in the wire is directly proportional to the voltage applied. It is a proportionate with that. जर voltage वाढला तर करंट वाढेल, व्होल्टेज कमी झाला तर करंट वाढेल. देर इज सम कॉन्स्टंट. त्या कॉन्स्टंटला आपण नाव काय दिलं आहे, रेझिस्टन्स. पण याला रेझिस्टन्सच का म्हटलं आहे, रेझिस्टन्सच का म्हटलं आहे, कारण की सपोज एक दुसरी वायर असेल, तर त्या दुसऱ्या वायरमध्ये इफ देर इज अनदर वायर अँड इफ दॅट अनदर वायर विल नॉट अलाउ द सेम वोल्टेज फॉर सेम विल नॉट अलाउ सेम करंट फॉर सेम वोल्टेज, है ना. इफ इट अलाउज लेसर करंट फॉर द सेम वोल्टेज, दैट मीन्स व्हाट, इट इज अपोजिंग मोर टू दैट वोल्टेज, है ना. अगर रेजिस्टेंस जास्ती है. सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस, दैट इफ V1 equals I1 R1, another conductor V2 equals to I2 R2, if you say. Okay, if I want the same current to flow, I want here I1 only. If I want to have I1 only, the value of V2 supposedly wants to get increased, है ना. The value V ची जास्त हवी आहे, याचा अर्थ काय की R2 ची व्हॅल्यू काय आहे, I1च आणण्यासाठी जास्ती हवी आहे. त्याचा तर यू रिक्वायर मोर व्होल्टेज. सो कंडक्टर विच रिक्वायर्स मोर व्होल्टेज फॉर सेम करंट टू फ्लो शुड बी हॅव्हिंग मोर रेजिस्टन्स, है ना. कारण की त्याला जास्त व्होल्टेज लागतो, याचा अर्थ काय, तो जास्त अपोज करतोय ना, म्हणूनच त्याला जास्त व्होल्टेज लागतं. म्हणून
त्याला रेजिस्टन्स असं नाव दिलं. त्याचं प्रोपोर्शनल कॉन्स्टंट आहे ना व्होल्टेज अपॉन करंट, त्याला काय नाव दिलं? रेजिस्टन्स असं नाव दिलं. ठीक आहे ना? हां, तर रेजिस्टन्स वाढल्यावर काय होतं? करंट कमी होतो. पण हे कधी? वेगवेगळ्या कंडक्टरसाठी. स्टुडंट, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. रेजिस्टन्स वाढलं की करंट कमी होतं. हे वेगवेगळ्या कंडक्टर्सला आपण ठरवत असू, ह्याचं हे रेजिस्टन्स आहे, ह्याचं हे रेजिस्टन्स असेल, आणि त्यांना कम्पेअर करतोय आपण की जेव्हा रेजिस्टन्स वाढलं की त्यामध्ये करंट कमी होतं. इफ यू हॅव कंपेअरिंग टू डिफरंट रेजिस्टन्स, ह्याचा आहे R1, ह्याचा आहे R2. इफ R2 is greater and R1 is lesser, then you can say student if the same voltage is applied, इकडे पण सेम व्होल्टेज लावलाय आणि इकडे पण सेम व्होल्टेज लावलाय, तर इकडे रेजिस्टन्स कमी असेल तर करंट इकडे जास्त होईल, इकडे रेजिस्टन्स वाढलाय तर इकडे करंट काय होईल? कमी होईल. दिस डज नॉट मीन, हे असं असतं, आणि हे दिस डज नॉट मीन दॅट इफ आय हॅव, जर मी एक वायर घेतली तर मी एक वायर काय करणार आहे? एक वायर घेतली अशी, ओके, तर इथून काहीतरी करंट जाईल, इथून करंट बाहेर येईल, है ना? येस, दिस डज नॉट मीन दॅट इफ रेजिस्टन्स इज देअर, ह्या वायरला काहीतरी रेजिस्टन्स आहे ना, त्या वायरला काहीतरी रेजिस्टन्स आहे, रेजिस्टन्स इथून आला, करंट आला की इथून करंट कमी होतो, करंट शुड डिक्रीज, करंट हिअर इज मोर अँड करंट हिअर इज लेस, असा अर्थ त्याचा होत नाही. जनरली आपण काय बोलतो? बिकॉज ऑफ रेजिस्टन्स द करंट डिक्रीजेस. म्हणजे याचा अर्थ नाही की एक रेजिस्टन्स असेल की येणारं करंट जास्त आणि बाहेर जाणारं करंट कमी. जर असं झालं तर काय होईल? व्हायोलेशन ऑफ चार्ज कन्झर्वेशन होईल ना. इनकमिंग चार्ज शुड बी इक्वल्स टू आउटगोईंग चार्ज. हे कधी V इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू R वगैरे जे बोलतो ते कधी वेगवेगळ्या कंडक्टरसाठी. जर ही कंडक्टर खूप थिन आहे तर काय होईल? खूप कमी करंट येईल आणि खूप कमी करंट बाहेर येईल. ठीक आहे ना? याचा अर्थ काय की ह्याचं रेजिस्टन्स जास्त, म्हणजे ह्याला सेम करंट फ्लो व्हायला व्होल्टेज मात्र जास्त लागेल. आलं का लक्षात? जर याच्याकडनं एवढंच करंट फ्लो होऊन घ्यायचं आहे त्याला व्होल्टेज जास्त लागेल, म्हणून ह्याचा रेजिस्टन्स जास्ती असणार आहे. आलं लक्षात? ऑल्सो रिमेंबर दिस, बाय V इज इक्वल्स टू व्हॉट, और रेजिस्टन्स इज इक्वल्स टू रो L बाय A. रो म्हणजे काय? त्याची ती प्रॉपर्टी आहे, मायक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आहे ना. काल आपण बघितलं होतं रोची व्हॅल्यू काय होती. व्हॉट वॉज द व्हॅल्यू ऑफ रो? रोची व्हॅल्यू काय होती? M है ना, 2m अपॉन ई स्क्वेअर टाव होतं. रोची व्हॅल्यू काय होती? 2m अपॉन ई स्क्वेअर टाव, है ना. ही व्हॅल्यू होती ना n ई स्क्वेअर टाव. याचा अर्थ काय की जर तुमची रेजिस्टिव्हिटी जी आहे ती मटेरियलची कशावर डिपेंडेंट आहे? त्याचा इट इज डिपेंड ऑन मास ऑन इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन टाइम ऑल्सो, है ना. आणि एखाद्या दिलेल्या मटेरियलसाठी हे सगळे कॉन्स्टंट असतात, त्यामुळे रेजिस्टिव्हिटी तर कॉन्स्टंट असणार आहे. रेजिस्टन्स डिपेंड कशावर असतं? तर त्या लेंथवर असतं. जितका लेंथ जास्ती आहे तितका रेजिस्टन्स जास्त, जितका एरिया कमी तितकं सुद्धा रेजिस्टन्स जास्त. म्हणजे रेजिस्टन्स आपण एरिया काय केला? कमी केला ना, त्यामुळे इथे रेजिस्टन्स काय असणार आहे? हिअर द रेजिस्टन्स विल बी मोर, हिअर द रेजिस्टन्स विल बी मोर. इफ दिस हॅज गॉट मोर रेजिस्टन्स, that does not mean the current flow here is same and here it will be less, असं नाही म्हणता येणार. रेजिस्टन्स इज मोर, दॅट मीन्स करंट तेवढंच जर हवं असेल तर व्होल्टेजची गरज जास्ती आहे. बिकॉज व्हॉट डज द रेजिस्टन्स मीन? The resistance means that for some same current to flow, if resistance is more, that means the voltage should be increased more. तर जास्त व्होल्टेज तो मागत आहे, याचा अर्थ काय? तो रेजिस्टंट आहे, जास्त त्याला हवं आहे. लगेच तो करंट अलाव नाही करत फ्लो व्हायला, जास्त व्होल्टेज त्याला द्यावं लागणार आहे. दॅट मीन्स दॅट इट हॅज गॉट मोर रेजिस्टन्स. दॅट इज इट. ओके स्टुडंट्स, मायक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ आणि ओम्स लॉ तुम्हाला मस्तपैकी छानपैकी समजलेला आहे असं आपण गृहीत धरूया. If any doubts, we are all there for you. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. क्या क्या सीखा है हमने? फिलहाल बहुत कुछ सीखा है. माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ भी सीख लिया है. ओके, अभी हम क्या किसके ऊपर बढ़ते हैं? हाँ, एक्चुअल और थोड़ा सा डीप जाते कि हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया है ना. अभी रेजिस्टेंस को पहचानना, ठीक है, एक बार समझ गया कि हाँ माइक्रोस्कोपी भी समझ गया रेजिस्टेंस क्या होता है, माइक्रोस्कोपी भी समझ गया रेजिस्टेंस का उपयोग यूज भी समझ गया कि हाँ वो अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा वोल्टेज लगेगा उसको
उतना करंट देने में, है ना। जैसे पाइप में अगर ज़्यादा स्टोन्स रखोगे आप तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर हाइट देने पर ही वो जाएगा, है ना, उसका मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ऐसे ही होता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ेंगे इसी को लेकर। अलग अलग आज क्या सीखने वाले हो आप, हाँ, जो हमने सुबह डिस्कस किया रेजिस्टिविटी के अलग अलग कंडक्टर्स के लिए। तो मेटल कैसे बिहेव करते हैं, नॉन मेटल्स या सेमीकंडक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस हम अभी सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स बताओ, अगर आप वो स्टोन्स जो हमने पत्थर रखे थे पानी के बहाव के बीच में ना, ये हमारी टाँकी थी कल की, और अगर आपने यहाँ पे पत्थर रखे और आपने क्या किया, ये पत्थर को मूव करने लगे आप, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करेंगे, तो क्या होगा, पानी इजीली फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, इजीली फ्लो नहीं होगा। फिर भी आपको यहाँ पानी उतना ही फ्लो चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अरे बाबू ये पत्थर घूम रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट यानी नथिंग बट वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा उतना ही करंट के लिए, है कि नहीं। इसका मतलब क्या, आपको करंट सेम चाहिए यहाँ पे, तो वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या, करंट सेम है तो वोल्टेज आपको क्या करना हो रहा है, क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है जब आप पत्थर मूव करते हो। तो वैसे ही कोई होता है हमारे कंडक्टर्स के बीच में। कंडक्टर्स के बीच में जब एटम्स वाइब्रेट होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, एटम्स जब वाइब्रेट होते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, when they starts vibrating, what happens is that when they start vibrating, they do not allow current to easily flow, and if you want same current to flow you need more voltage applied. So what happens is that voltage to current ratio is not remaining constant, it is increasing. The voltage to current ratio is increasing, which means the resistance of the wire is increasing. The resistance of wire increase हो रहा है ना, तो वो increase हो रहा है, ये याद रखो। हाँ, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है जब हम क्या करते हैं, एटम्स को वाइब्रेट करते हैं। तो एटम्स वाइब्रेट कब होते हैं, ऑफ कोर्स व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। सो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एटम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग मोर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस। सो व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस हैज टू इंक्रीज, है ना। यस, और एक फैक्टर क्या है, जब ये एटम्स वाइब्रेट होते हैं उनकी लेंथ बढ़ती है, व्हाट इंक्रीजेस, इट्स लेंथ आल्सो इंक्रीजेस। सो व्हाट हैपेंस इज दैट the length is equals to what, L is equals to what, L naught, जो हमने लास्ट ईयर फार्मूला थर्मल कंडक्टिविटी में सीखे थे, L naught 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, द चेंज इन टेम्परेचर। जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा उतने उसके अल्फा टाइम्स ज़्यादा लेंथ चेंज होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ। सो ये हमारा अल्फा हमने सीखा है लास्ट ईयर में, है ना। क्या था अल्फा, एक बार याद करो, L माइनस एल नॉट अपॉन, है ना, L माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट, ये था ना हमारा चेंज इन टेम्परेचर। ये जो हमारा अल्फा था, क्या था, ये थर्मल कंडक्ट कितना लेंथ इंक्रीज होगा, है ना, या वो क्या है, थर्मल डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। ओके, या तो अगर इसी को हमने साथ साथ कंसीडर किया है तो आपका क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने वाला है जब आप एक मेटल को या मेटल कंडक्टिंग वायर को हिट करते हो। सो इफ रेजिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, that means what else is increasing in the wire, length is also increasing, है ना, the length of the wire is also increasing when temperature increases, है ना, and because length is proportional to this parameter, the resistance is also dependent on this parameter, क्योंकि अगर length बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, resistance भी बढ़ेगा। तो वही हिसाब से R can be written as R naught 1 plus alpha डेल्टा टी, ठीक है। वही पैरामीटर से आप क्या बोल सकते हो कि R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? और इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको हम सिर्फ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते थे, है ना। टेम्परेचर कंडक्टिविटी क्या बोलते थे हम, एक्सपांशन बोलते हैं, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन बोलते हैं हम आप, है ना, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन बोलते थे, है ना। इसको क्या बोलना है, यस, व्हाट यू आर गोइंग टू से इट, यस, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या समझ में आया आपको, दैट व्हेन, ओके,
just write down that when the temperature increases, the resistance increases. So how the length is, how it is dependent on length, that when length is temperature is increasing, linear coefficient times the original length and the change in temperature, you will get the change in length, which added to the original length, you will get the final length, है ना. उसी तरह फाइनल रेजिस्टेंस भी उसी पैरामीटर्स को देख के टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एक कोएफिशिएंट होता है, उसके ऊपर वो उसी तरह डिपेंडेंट रहता है. आ गई समझ में बात. और ये रेजिस्टेंस फिर से अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा, उतना ही करंट के लिए वोल्टेज ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस या कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है. तो अलग 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 कांस्टेंट पे आपको अलग वोल्टेज उसमें लगाना होगा, तो ही वो करंट उतना आता है. व्हाट इज दैट कांस्टेंट, कितने वोल्टेज पे कितना कितना करंट, अगर करंट चाहिए तो कितना वोल्टेज हम लगाते हैं, दैट इज द V/I इक्वल्स टू R. यस. ओके, सिंपल समझ में आया सब कुछ. यस, अभी हम बढ़ेंगे आगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे. यस. ओके, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, you should know students that the thermal agitation increases. As the temperature increases, what increases? Thermal agitation. Thermal agitation मतलब atoms का वाइब्रेट होना, है ना. atoms का वाइब्रेट होना. Okay, the atom starts vibrating more. The atoms start vibrating more. And the kinetic energy increases, okay, requiring more voltage for same current to keep flowing. Therefore, resistance increases. ये कहाँ होता है? इन मेटल्स. इन मेटल्स when temperature increases in metals, students you have to write atom starts vibrating, resistance increases. So क्या होता है? resistance increase होता है कब? एक मेटल के अंदर. ओके. यस, तो हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे. तो एक्चुअली क्या होता है व्हेन दे स्टार्ट्स एजिटेशन इंक्रीजेस, टाउ द कोलिजन टाइम, ओके, बिकम्स लेस, क्योंकि फास्ट कोलाइड करने लगते हैं, है ना. यस, क्या होता है? यस, द कोलिजन टाइम इज इंक्रीजिंग. व्हाट हैपेंस इज दैट द कोलिजन टाइम इज increasing, है ना. yes, so we can understand it like that. Okay, yeah. Yeah, and hence the drift speed increases, and hence drift speed increases. Drift speed VD also increases, है ना. ठीक है, ये कैसे है आपको पता है? कैसे पता है? देखो,
क्या पढ़ा था हमने कल? यस, कि VD मतलब क्या पढ़ा था हमने? वो जो कुछ लेंथ कवर करेगा, ड्रिफ्ट का लेंथ है ना, अपन उसको टाउ टाइम में पर रेट कंसिडर करेगा। ड्रिफ्ट का लेंथ कैसे होता है? एक्सेलरेशन की वजह से। तो हाफ अल्फा, अल्फा क्या था आपका? फोर्स अपॉन मास, ई अपॉन एम इंटू टाउ स्क्वायर, अल्फा टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टाउ। तो आपको ये मिला टाउ, ये रिलेशनशिप मिला। ये रिलेशनशिप में आपको VD है पता। और I इज इक्वल्स टू क्या था आपका? नेवड़ा था। क्यों? क्योंकि वो हमने वॉल्यूम कंसिडर किया था उसको, है ना, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो N VD की ये वैल्यू पुट करी तो आपको क्या आता? ई स्क्वायर है ना अपॉन 2m इंटू वट ए आया था, है ना। और I बाई ए आपने लिखा था, मतलब J इक्वल्स टू वट सम कांस्टेंट, है ना, इनटू वर्ड, दिस इज नथिंग बट कंडक्टिविटी हमने कहा था ना, इसको कंडक्टिविटी कहा था। इसी को हमने ये साइड लिया तो ये क्या हुआ? J बाय कंडक्टिविटी, है ना। तो J बाय कंडक्टिविटी को हमने क्या कहा था? रो, है ना। और ये रो को हमने कैसे लिखा था? 1 अपॉन, इसको हमने क्या माना है? ये E को मल्टीप्लाई जो करेगा, है ना, E को जो कुछ मल्टीप्लाई करेगा ये भी है इसके साथ। ये हमने एक को यहाँ पे ला लिया। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट ये टर्म, है ना। सो दिस कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज व्हाट? N E स्क्वायर बाय, है ना, N E स्क्वायर बाय 2m, N E स्क्वायर टाउ बाय 2m है, यहाँ पे टाउ भी है, N E स्क्वायर टाउ बाय 2m है। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? इसका इनवर्स, मतलब 2m बाय N E स्क्वायर टाउ, है ना। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना है ना। तो दिस इज रेजिस्टिविटी, है ना। सो व्हाट हैव यू सीन हियर कि जब हाँ, यस, व्हाट डू वी सी हियर? दैट व्हेन द टाइम बिटवीन कोलिजन डिक्रीजेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डिक्रीजेस, है ना। जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है जब टाउ डिक्रीज होता है तो, है ना। जब when tau decreases drift velocity also decreases, है ना। tau decrease होगा तो drift velocity क्या होगा? और decrease होगा। yes, so when the collision become very very fast, है ना, ये fast collide हो गए, ये इसको fast collide होगा, ये इसको temperature बढ़ने के fast collision हो गए। collision fast होगा तो समय कम लगेगा, है ना। time will be requiring well because speed is inversely proportional to what? time। speed बढ़ेगा उतना ही distance को कम time में वो हासिल करेगा। time decreases, so time decreases, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, याद रखो है ना। टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ऐसा नहीं कि टाइम कम होने पर वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम होने पर वेलोसिटी कम हो रही है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही है तो डोमिनोज इफेक्ट बहुत स्लो होगा, तो करंट भी क्या होगा? ज़्यादा नहीं होगा, करंट क्या होगा? कम होगा। तो करंट कम हो रहा है तो आपको करंट उतना ही रखना है, तो वोल्टेज बढ़ाना होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। आई बात समझ में? This is what we are going to understand here. Okay, when tau decreases, drift velocity decreases, and then we see that the resistance is requiring is more because it requires more voltage for a unit amount of current, which is the constant of called as resistance. ठीक है ना? Yes. तो आपको हमें यहाँ पे क्या पता चला कि when the tau decreases, यहाँ पे इसीलिए क्या होता है? क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, है ना, यहाँ से भी आप क्वालिटेटिवली आप यहाँ से भी देख सकते हो कि टाउ डिक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, टाउ डिक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ओके, सो यू कैन राइट दिस व्हेन यू सी दैट द वैल्यू ऑफ टाउ डिक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, ओके। सो इफ रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस यू कैन कन्वर्ट इट टू माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ डायरेक्टली ऑल्सो, जैसे हमने सुबह देखा था। या फिर भी आप इसको हम क्या कर सकते हैं? यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। जैसे हमने लेंथ को लिखा था, लेंथ को हमने क्या लिखा था सुबह में, है ना, L इज इक्वल्स टू क्या? L इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखा था। तो ऐसे हम रो को भी लिख सकते हैं, नई रेजिस्टिविटी को भी लिख सकते हैं। रो नॉट मतलब क्या? एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। याद करो ये कैसे लिखा था? एट 0 डिग्री टेम्परेचर लेंथ कितना था? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू व्हाट? डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या है? वो
एक्चुअली इट इज T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, T लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। या सो दिस इज दैट द न्यू रेजिस्टेंस इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T। या ये है हमारा इक्वेशन, इसके ऊपर ही हम थोड़ा और वर्कआउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना। या तो हम यहाँ पे लिखते हैं T की जगह क्या लिख सकते हैं, T माइनस T0 लिखते हैं, T माइनस टेम्परेचर एट 0 डिग्री। इसको अगर हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो ये क्या होता है, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, T माइनस T0। अगर हमने लिख लिया T माइनस T0 तो आपको क्या मिलता है, अल्फा मिलता है, क्या मिलता है, अल्फा। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स, क्या आपको अल्फा मिल गया यहाँ पे, यस, है ना। ओके, तो ये अल्फा क्या है, इट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ यस थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या बोलते हैं, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यही अल्फा को हम फिर से एक बार रिअरेंज करके लिख सकते हैं, एट रो नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन अल्फा रो माइनस रो नॉट अपॉन T माइनस T नॉट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा dP डी रो बाय dt। जैसा टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो आपको क्या मिलेगा, ग्राफ मिल सकता है, इसका क्या मिल सकता है, ग्राफ मिल सकता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, तो आपको ऐसे ग्राफ मिल सकते हैं, है ना। यस, वी कैन सी डिफरेंट ग्राफ्स, ऐसे अलग अलग ग्राफ्स होते हैं। डी रो बाई डी टी मतलब यहाँ पे रो है, यहाँ पे टेम्परेचर है, तो डी बाई डी रो, है ना। अगर ये स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब ये स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या, ये कब पॉसिबल है, जिनका अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस होती है ना। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, या तो आप लिख लो फॉर गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स, दिस इज फॉर कंडक्टर्स, दिस इज ग्राफ फॉर कंडक्टर्स। जिनका क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उनका रेजिस्टिविटी जल्दी बढ़ता है ना। जैसे कॉपर मेटल, कॉपर को आप टेम्परेचर बढ़ाओ, इसका T बढ़ाओ तो उसका स्लोप क्या होता है, जल्दी बढ़ता है, हायर स्लोप है ना, स्लोप हायर है तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। ये कब पॉसिबल है, जिनका अल्फा की वैल्यू कम हो फिर भी, है ना। थर्मल टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स ये है। या और ये क्या ग्राफ है, फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड फॉर एलॉयज, ये दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स फॉर एलॉयज। तो एलॉयज में क्या होता है, ऐसे ग्राफ होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ कांस्टेंट है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर भी रेजिस्टेंस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, उतना ही होता है। इसीलिए अलॉय यूज़ करते हैं, लाइट जो लाइट फिलामेंट वगैरह रहते हैं ना, नाइक्रोम मैग्नेनियम, वो एलिमेंट्स की यूज़ करते हैं कि टेम्परेचर कितना भी बढ़े उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता तो उतना ही वोल्टेज पर हम उसको जला सकते हैं, और वो ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा तो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट भी वो नहीं होता है, फिर भी मतलब हीटिंग इफेक्ट होता है पर मेल्ट नहीं होता है, ऐसे टूट नहीं जाता है। तो एलॉयज हम यूज़ कर सकते, तो ये ग्राफ देख के हम स्टडी कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर का कितना रेजिस्टेंस है, तो फिर वो यूज़ कर सकते हैं क्या, प्रैक्टिकली कमर्शियली यूज़ वायबल है क्या, तो ये हम इसके ऊपर देख के स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो ये आप ग्राफ के नीचे लिख लो, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। डन, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट। यस, सो लाइक द नेक्स्ट पार्ट एज ओके स्टूडेंट, जो हमने अभी स्टडी किया ना उसको हम क्वालिटेटिवली भी देख सकते हैं। कैसे, दैट रो
इज इक्वल्स टू व्हाट, रो इज इक्वल्स टू 2m अपॉन n स्क्वायर टाउ, है ना। मतलब अगर हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होता है उसका, कोलिजन टाइम बढ़ता है ना। या ऐसे लिख सकते हो कि जब आप हीट करो तो कोलिजन टाइम डिक्रीज होता है ना, फास्ट हो कोलाइड, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी वैसे भी बढ़ सकता है। इसको हम क्वालिटेटिवली ऐसे, एक्चुअली क्वालिटेटिव मतलब एक्चुअल रीजन क्या है वो ये हिसाब से भी हम देख सकते हैं। या सो यू कैन राइट दिस। अभी स्टूडेंट आपको क्या पता है दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, बिकॉज यू नो दैट R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो क्या है उसकी प्रॉपर्टी है, और लेंथ क्या है, अमाउंट ऑफ लेंथ दैट यू हैव, so more length you have more resistance will have, same for the same wire if you decrease the area आप डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। हाँ, तो रेजिस्टेंस अब एरिया क्या करना पड़ेगा आपको, बड़ा एरिया करना पड़ेगा। एरिया बड़ा करोगे तो क्या होगा, करंट विल फ्लो इजीली, करंट विल फ्लो इजीली फॉर लेस वोल्टेज ऑल्सो इट कैन गिव मोर करंट, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, फॉर सम करंट नॉट डोंट रिक्वायर मच वोल्टेज, सो रेजिस्टेंस विल बी लेस। रेजिस्टेंस इज व्हाट, कि करंट फ्लो करने के लिए कितना वोल्टेज देना पड़ता है, उतना ही। रेजिस्टेंस नाम क्यों है, क्योंकि अगर अलग वायर होगा तो उतना ही करंट देने के लिए, अगर वो ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होना होगा, है ना। यस, आर यू कनेक्टेड, या सो रिमेन कनेक्टेड। चलो अभी हम कुछ रिलेशंस देखते हैं। या सो लेट अस सी टू मोर रिलेशनशिप अबाउट रेजिस्टेंस। या तो हेडिंग पर क्या देना होगा आपको, ओके, फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिखो हेडिंग फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये पार्ट रब करते हैं, ओके, यू हैव रिटन दिस। फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर इसका चीज़ का रेजिस्टेंस आपको निकालना तो आप क्या करोगे, यस, तो लिख लो पहले। Let R2 be the resistance at T2 degree Celsius and R1 be the resistance at T1 degree Celsius. Let R2 be the resistance at T2 degree Celsius and R1 be the resistance at T1 degree Celsius। ठीक है, तो ये आपको मानना है और उसके साथ हम वर्कआउट करेंगे। ओके, so let us fill the ink first. Okay, yes, we have the ink. So what is that formula? जैसे हमने अभी लिखा था, है ना, क्या लिखा था, R2 इज इक्वल्स टू व्हाट, R0 1 प्लस अल्फा इंटू व्हाट, डेल्टा T, है ना, क्या T2 माइनस T0, ठीक है नहीं, ऐसे लिखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले। उसी को हम R1 की जगह पे ऐसे ही लिख सकते हैं, R0 क्या होता है, चलो अलग अलग लिखते हैं, पहले R2 लिख लिया, R0 लिख लिया, है ना। Let me make sure I have good ink, students. Please wait. Yeah. So R0 equals 1 plus alpha T1 minus T0. T0 को हम क्या कंसिडर करते हैं अभी फिलहाल, 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हैं। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हैं। तो ये इक्वेशन अब क्या होगा, ये T0 0 0 कैंसिल हो गया और इनका रेशियो भी लेते हैं। ओके, सो R2 अपॉन R1 will be equals to R0 कैंसिल होगा, 1 प्लस अल्फा T2, और ये क्या होगा, 1 प्लस अल्फा T1 हो जाएगा। कितना सिंपल है कि नहीं, इधर तक बात समझ में आ गई है हम आपको, या तो ये आपको पता चला। अभी हम क्या करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा T2, है ना, और ये ऊपर जाके क्या बनेगा, 1 माइनस अल्फा T1, है ना। और ये ऊपर लिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस रेज टू माइनस 1 लिखना पड़ेगा,
है ना. इज इट रेज टू -1? यस. ना हम क्या सीखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स रेज टू एन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, है ना. एंड निग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स, निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, है ना. तो हायर टर्म्स आप इसको निग्लेक्ट करोगे, है ना. तो ये इक्वेशन क्या बनेगा 1 प्लस अल्फा t2, और ये इसको क्या लिखेंगे 1, एन की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे प्लस -1 इंटू अल्फा t1, हो गया, है ना. यस. हम इक्वेशन बन रहा है 1 प्लस अल्फा t2 इंटू 1 माइनस अल्फा t1. क्लियर है. तो दिस इज योर आंसर. या ये आपको रिलेशनशिप पता चला, है ना. यस. अब आपका आप इसको क्या करोगे, इसको आप एक्सपांड करोगे, है ना. इसको आप एक्सपांड करोगे, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा t1 प्लस अल्फा t2 माइनस अल्फा स्क्वायर t1 t2. अल्फा एक बहुत कम वैल्यू होती है, अल्फा इज वेरी लेस वैल्यू, देयरफॉर सिंस अल्फा is very small, alpha square is very very small. आई बात समझ में. ओके. therefore alpha square equals to 0 because it is alpha is small, alpha is very very small, therefore alpha square will be approximately equals to 0. तो इसको आपको क्या कंसीडर करना है 0. तो आपका इक्वेशन सिर्फ इतना बचता है ना. और इतने इक्वेशन में आप क्या लिख सकते हो, इसको इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस अल्फा को कॉमन ले लिया तो t2 माइनस t1 ऐसे आप लिख सकते हो, है ना. और यहाँ पे क्या है R2/R1 है, R2/R1 है ना. यस. तो अभी आप इक्वेशन को क्या बनाओगे, रीअरेंज करोगे. क्या करोगे, इक्वेशन को रीअरेंज करोगे, है ना. यस. देखो क्या होता है, नाउ यू रीअरेंज द इक्वेशन एंड यू विल गेट न्यू फॉर्म, है ना. देखो R2 will be equals to R1 minus alpha R1 T2 minus T1, है ना. इज इट दिस इक्वेशन. अब ये R2 माइनस R1 यहाँ पे लिख लो, R2 माइनस R1, और ये अल्फा की वैल्यू को निकालनी है आपको, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, है ना. सो यू कैन राइट R1 T1 माइनस T2. ये आपका फिर फार्मूला बन गया है कि नहीं. यस. सो दिस इज योर फार्मूला, दिस इज योर फार्मूला टू फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो ये आपको मिल गया. क्लियर है स्टूडेंट्स. ये आपको रिलेशनशिप मिल गया, तो ये लिख लेना है आपको. लिख लो नोटबुक में. अभी स्टूडेंट यहाँ पे आपने अज्यूम क्या किया है, यहाँ पे आपने अज्यूम किया कि निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, यहाँ पे आपने ये अज्यूम करके ऐसे यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है. इधर तक आप लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है. आपने इधर तक लिख लिया, और ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो बहुत स्मॉल है इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो. कैसे, आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये फार्मूला से आप R1 R2 के वैल्यूज निकाल सकते हो. क्लियर है. यस. जस्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2, T1 एंड T2 एंड डिवाइडेड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. या बट हियर यू हैव स्टूडेंट व्हाट यू हैव डन इज व्हाट, ये अल्फा स्क्वायर को आपने निगलेक्ट किया है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ, है ना, अल्फा के हायर ऑर्डर्स हमने निगलेक्ट किए. ये इसका मतलब अल्फा को हमने वेरी वेरी स्मॉल कंसीडर किया. इनिशियल टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, है ना, इसलिए हमने ये कंसीडर कर लिया. तो जब इनिशियल टेम्परेचर स्मॉल होता है तो हम ये फार्मूला याद से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. ये भी याद रखो, ठीक है. हाँ, पर अगर ये ऐसा नहीं है, इनिशियल टेम्परेचर स्मॉल नहीं है, तो आपको ये टर्म निगलेक्ट नहीं कर सकते आप. तभी आपको क्या करना होगा, तभी आपको यहाँ पे रुक के अलग फार्मूला डिराइव करना. तो आपको क्या करना है, यही फार्मूला फिर से ये स्टेप लिखनी है. क्या लिखना है आपको, हेडिंग क्या लिखना है आपको. यस. हाँ, अगेन लिखो, अगेन यहाँ पे लिखो, फिर से यहाँ से लिखना अगेन. हाँ, और ये पार्ट रब कर रहा हूँ मैं, फिर से ये इक्वेशन आपको लिखना है.
अब जब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो R2 ये है ना, ये भी छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा T1, और यहाँ पे R1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा T2, ठीक है। अंदर आएगा ये R2 प्लस R2 अल्फा T1 इक्वल्स R1 प्लस अल्फा R1 T2। बस इधर तक आ गया आपको समझ में। अभी आप अल्फा के लिए आंसर निकाल लें, तो अल्फा अल्फा एक साइड करो, R2 माइनस R1, अल्फा यहाँ पे है तो यहाँ पे बचा R1 T2 माइनस R2 T1, है ना, और अल्फा का आंसर आपको मिल जाएगा। क्या होगा वो, अल्फा इक्वल्स R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1, है ना। यस, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन व्हेन द टेम्परेचर इज नॉट लेस, इट इज वेरी वेरी हाई, है ना। यस, तो ये दो फॉर्मूला आपको लिख लेने। क्लियर है स्टूडेंट्स। हाँ, और यही फॉर्मूले को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। If T1 equals 0 degree Celsius, if T1 equals 0 degree Celsius, then R2 minus, if T1 equal to 0 Celsius, then R1 equals to what? R at 0 degree Celsius, है ना? Yes. And T2 is T degree Celsius, then R2 is R. ऐसा क्या assume करो कि इनिशियल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तब उसका रेजिस्टेंस था R0, और फाइनल टेम्परेचर जैसे T डिग्री सेल्सियस है, तब उसका रेजिस्टेंस है R। अगर यही फार्मूला आप इसमें यहाँ पे पुट करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, R माइनस R0, R माइनस R0 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, R1 क्या है, R0 है ना, R0, T2 क्या है, T है, T1 क्या है, 0, बस ज़्यादा कुछ करने का नहीं, सिर्फ इतना ही लिखो, R0 T। ये तीन फॉर्मूले हमने सीखे, ये वाला और जो हमने इसके पहले डिराइव किया था वो भी हम लिख लें एक बार, तो आपको वो भी दिक्कत, R2 माइनस R1, ये भी फार्मूला हम लिख लेंगे जो हमने पहले डिराइव किया है ना। तो क्या था, that is nothing but that was alpha equals R2 minus R1 upon R1 T2 minus T1। ये आपको तीन फॉर्मूले याद रखने फॉर टेम्परेचर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया था रब करने से पहले। ओके स्टूडेंट्स, है ना, क्लियर है इतनी सी बात, या ओके। तो आपको टेम्परेचर थर्मल कोएफिशिएंट समझा है क्या, ओके। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट इन योर सिलेबस इज ग्राफ्स। तो ग्राफ्स देखेंगे अलग अलग इसके, या let us see the graphs for resistivity। एक क्वेश्चन लिख लो,
प्लॉट द ग्राफ ऑफ resistivity versus temperature for graph of resistivity versus temperature for copper alloys, superconductors and semiconductors. Copper, that is metals. Nichrome, that is alloy. Semiconductors, and then you have for superconductors. Yeah. What are the semiconductor students? Mercury at low temperature, Hg at low temperature becomes superconductor. हाँ क्या? What are semiconductors? Anyone? Carbon है ना? Carbon is also semiconductor. है ना? Carbon तो नॉन मेटल है, फिर भी कंडक्ट करते तो कार्बन को हम सेमीकंडक्टर कह सकते हैं. एंड इंसुलेटर का भी ग्राफ इसी में निकाला है. फाइंड द ग्राफ ऑफ कार्बन एंड इंसुलेटर्स. इसी ग्राफ अब एक साथ निकाला, ऐसा क्वेश्चन है. इसका आंसर कैसे आएगा? यस, सो यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस. ये है फर्स्ट कॉपर का ग्राफ है. कॉपर का ग्राफ कैसे है? ऐसे टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस. ठीक है. दूसरा ग्राफ है ये, इसका है नाइक्रोम और अलॉयज का है. ये है नाइक्रोम और अलॉयज. ये है मेटल्स. मेटल्स में क्या हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है, याद रखो. यहाँ पे स्लोप कॉन्स्टेंट है. ओके. सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? स्लोप डिक्रीज होता है. स्लोप क्या होता है? डिक्रीज होता है. टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? कम होता है. और फाइनली है आपको पास सेमीकंडक्टर. तो क्या करता है? सेमीकंडक्टर्स क्या करता है? रेजिस्टिविटी जैसे जैसे टेम्परेचर उल्टा आता है, वो टेम्परेचर कम करते तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? उसका कम होता है. गुड कंडक्टर बनने लगता है. तो फाइनली वो सुपर कंडक्टर बनता है. मतलब क्या? एट सर्टेन टेम्परेचर उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है? जीरो होता है. रेजिस्टिविटी क्या होता है? एट सर्टेन वेरी स्मॉल टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकम जीरो. तो इट कैन कंडक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट. है ना? ये है अपना आंसर. हो गया? बात क्लियर है आपको? यस. ओके. तो ये हुआ अलग अलग रेजिस्टिविटी. और अलग अलग रेजिस्टिविटी को मिलाकर हम क्या करते हैं? एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं. है ना? तो रेजिस्टेंस की जितनी वैल्यू चाहिए आप उसमें बना सकते हो. कैसे? अलग अलग रेजिस्टेंस को मिलाकर. ओके स्टूडेंट्स. यस. तो आपको क्या करना है? अलग अलग रेजिस्टेंस को मिलाकर रेजिस्टिविटी बनानी है एक मटेरियल की. तो लैब में कुछ करते हैं लोग ऐसे, अलग अलग एलॉयज, नाइक्रोम्स, मेटल मिक्स करके अलग अलग वैल्यूज मिला के कुछ रेजिस्टेंस चाहिए उतना रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टर बोलते हैं. व्हाट? रेजिस्टर. व्हाट इज रेजिस्टर? ओके. फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ऑब्टेनिंग सम फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टर. है ना? या आप लिख लो हेडिंग कलर कोड ऑफ रजिस्टर लिख लो. इट इज एन एलिमेंट इन द सर्किट दैट इज डिजाइंड टू हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है. और उसका रेजिस्टेंस पहचानने के लिए यू हैव अ कलर कोड. कलर कोड क्या है वो भी हम देखेंगे. देखो कलर कोड क्या है. कलर कोड हम थोड़ा सा सीक्वेंस पे लिखते हैं. कैसे लिखते हैं देखो.
B Roy of Great Britain had a very good wife, है ना, ऐसे हम लिखते हैं। जो B रिपीट हो रहा है और क्या ग्रीन भी रिपीट हो रहा है ना। B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, है ना। यस, इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। ये कलर कोड है, ये फॉर्मूला है एक्चुअली। यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखता हूँ। B Roy of Great Britain had a very good wife with gold silver necklace, with gold silver necklace। तो ये फ्रेज में या पोएम में यहाँ पे लिखता हूँ। ये फ्रेज है, इसका सीक्वेंस याद करने के लिए, है ना। और अगर दो कलर है बी और बी, तो पहले डार्क फर्स्ट, डार्क इज फर्स्ट। ये क्या है सर बीबी क्या बोल रहे हैं। तो कभी कभी आपने ऐसे ही रजिस्टर देखा होगा, है ना, इस पे ऐसे ऐसे कलर बैंड्स रहते हैं, है ना। तो ये बैंड और ऐसे एक वायर रहता है ना, है ना। इसको हम बोलते हैं रजिस्टर, रजिस्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ये रजिस्टर से आपको क्या होता है, इसका कितना रेजिस्टेंस है वो पता चलता है। ओके, यू कैन फाइंड इट आउट। ओके, देयर इज अ कलर कोड। ओके, द कलर कोड helps us to find the value of resistance, helps us to find the value of resistance। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कितने कलर रहते हैं? तो यहाँ पे 4 कलर रहते हैं। कितने रहते हैं? 4 कलर रजिस्टर पे। ठीक है, तो पहले 4 कलर आपको पहचानने रहते हैं। कितने? पहले 4 कलर। ओके, तो यहाँ पे देखो 4 कलर है ना, या ग्रीन कलर ना। हाँ, तो ये जो है ना फर्स्ट, ये कलर होता है, ये कलर होता है, ये कलर होता है और ये कलर होता है। ओके, तो ये 4 डिफरेंट कलर्स रहते हैं, 4 कलर्स, है ना। तो कलर 1 यहाँ पे आप ढूंढने का भी कौन सा कलर है, कलर 2 यहाँ पे ढूंढने का कौन सा कलर है। ओके, और ये टॉलरेंस मल्टीप्लाई होगा, ये टॉलरेंस रहता है। तो हम क्या करेंगे, अभी टेबल बनाएंगे और नंबर्स लिखेंगे, है ना। या तो याद रखो आपको क्या करना है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये क्वेश्चन में रब कर लेता हूँ। ये जो है वो यहाँ पे देखो कलर, ओके, डिजिट्स, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। और यहाँ पे है टॉलरेंस, टॉलरेंस। ठीक है, ये पार्ट में रब कर लेता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आया ना। ये फ्रेज आप लिख लेना। ठीक, हाँ। तो ऐसे एक रजिस्टर पे 4 कलर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? 4 कलर्स रहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे होता है फोर्थ। 4 कलर्स रहते हैं। तो वो 4 कलर्स से कलर का एक कोड बनता है ना। वो कोड से हम ये इसका कितना रेजिस्टेंस वो पहचान निकालते हैं। तो कोड कैसे है? फर्स्ट इज देखो ब्लैक, रहता है ब्राउन। जी से कौन से कलर होते हैं? ग्रीन और ग्रे होते हैं। तो पहले कौन सा ज़्यादा डार्क कौन सा है? ग्रीन है, और फिर है ग्रे। आपको समझा? बी से कौन सा कलर रहता है? ब्लैक और ब्राउन, है ना। और क्या होता है? ब्लू भी होता है ना। तो हम ज़्यादा डार्क कौन सा है? ब्लैक ज़्यादा होता है डार्क, फिर ब्राउन सबसे ज़्यादा डार्क होता है, फिर ब्लू डार्क होता है। तो ये
याद रखो ये 3 कलर्स पॉसिबल है ब्लू से, तो डार्क पहले लिखो, ठीक है, और ग्रीन से 2 कलर पॉसिबल, तो इनको ये कलर लिखो। और बाकी कलर्स तो आपको मालूम है क्या है, आर से क्या होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, वॉयलेट, वाइट, है ना, या। और ये है दिस इज फॉर गोल्ड, दिस फॉर सिल्वर, दिस इज व्हाट, नो कलर, नो कलर, नो कलर, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर्स वी हैव टू फाइंड इट आउट। 4 कलर्स ऑन रजिस्टर, रजिस्टर रिप्रेजेंट अ कोड, कोड, ठीक है, दिस इज अ कोड रीडर, ये कोड रीडर है। ये कोड रीडर का टेबल है और यहाँ पे 4 कलर्स रहते हैं। तो लेट अस टेक दैट फर्स्ट कलर इज ब्लैक, ये फर्स्ट कलर ब्लैक है। सेकंड है ग्रीन कलर, और इसका है थर्ड कलर है वॉयलेट, और लास्ट कलर है, ये लास्ट कलर इज द फोर्थ कलर इज फ्रॉम दिस 3, जिसको फोर्थ कलर, फोर्थ कलर। ये क्या है, फर्स्ट 3 कलर्स है, फर्स्ट 3 कलर्स। ब्लैक, ग्रीन, वॉयलेट, ये तीनों में से यहाँ से एक लेटर से एक सिल्वर लेंगे, है ना। तो ये ऐसा रजिस्टर पे है, तो ये कुछ कोड रिप्रेजेंट करेगी। तो ये कोड रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो ये कोड रीडर आपको याद रखना है। याद कैसे रखोगे, फ्रेज से बीबी रॉयल ग्रेट ब्रिटेन एंड वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस। और यहाँ पे कलर्स कैसे लिखोगे, बी 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 3 टाइम रिपीट हो रहे, तो पहले डार्क ले लो, 3 कलर्स आपको पता है, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। तो डार्क वाले पहले डाल दो, ग्रीन में भी ग्रीन और ग्रे पहले डाल दो, और ये क्या है, ब्लू कलर वाले अलग से लिख दो, या फिर ये फोर्थ कलर वाले अलग से लिख लो, ठीक है। हाँ, अभी ये जो फर्स्ट 2 कलर्स है ना, फर्स्ट 2 कलर्स दिस रिप्रेजेंट डिजिट्स। क्या लिखना है, फर्स्ट 2 कलर्स, ये वाला और ये वाला रिप्रेजेंट डिजिट्स, थर्ड कलर रिप्रेजेंट multiplier, and fourth color represent tolerance। क्या, टॉलरेंस, याद करो। तो देखो आपको कैसे 0 से स्टार्टिंग नंबरिंग करना है, कहाँ से नंबरिंग करना है, 0 से। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मल्टीप्लायर भी वैसे रहेगा, 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3, 10 raised to 4, 10 raised to 5, 10 raised to 6, 10 raised to 7, 10 raised to 8, 10 raised to 9, ठीक है। और टॉलरेंस जो रहता है यहाँ पे वो सिर्फ 3 कलर के लिए रहता है ना, या वो क्या रहता है, 5%, 10% एंड 20%। दिस इज 5%, 10% एंड 20%, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, यस। तो ये 4 कलर में मिला के आपको, है ना, ऐसे कुछ कोड रीडर बन गया। कोड रीडर आपको बन गया, और हमारे पास अभी ये रूल्स है, और ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ब्लैक, क्या क्वेश्चन मैं भूल गया, अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये 4 हमारे क्या है, कलर्स है, अलग अलग कलर्स है, और ये हमारा कोड रीडर है, और ये 3 रूल्स है। तो 3 रूल्स के अनुसार क्या है, पहला कलर और पहले 2 कलर्स जो कुछ हो गए उनसे आपको क्या बनाना है, डिजिट्स बनाने हैं। तो क्या करोगे आप, लेटेस्ट टेक पहला कलर, क्वेश्चन इज दैट दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज ब्लैक, दिस
दिस इज ग्रीन, दिस इज येलो, दिस इज फोर्थ कलर इज गोल्ड, ये सिल्वर सिल्वर लेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रेजिस्टर। ठीक है, ये ऐसे आपको दिया गया है, तो आपको क्या करना है, रूल बनाने का है। क्या बनाना है, रूल को पढ़ना है। रूल क्या बोल रहा है कि फर्स्ट 2 कलर्स को डिजिट्स बनाओ, और आपको याद नहीं आया तो ये फ्रेज से याद करो, कलर्स के नाम दे दो। कलर्स में 3 बार भी आया तो 3 कलर आपको बोले, ब्लैक ब्राउन ब्लू, तो डार्क से ज़्यादा ले लो, ग्रीन ग्रीन को पहले ले लो, फिर ये गोल्ड को 2 कलर नहीं है, वो लास्ट में गोल्ड सिल्वर निकले, वो तो फ्रेज में ही है, तो उसका ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हाँ। और याद रखो ये 0 से 9 से आ रहे, 0 से 9 को 0 to 9 के डिजिट्स आ रहे, 0 to 9 मल्टीप्लाई आ रहे, तो उससे हमको बनाना है। तो ब्लैक मतलब कौन सा नंबर है, ब्लैक मतलब है 0, तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है। ग्रीन क्या है, ग्रीन का नंबर है 5, तो आपको पहले 2 डिजिट्स अपने बनाने, फर्स्ट 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट डिजिट्स। थर्ड नंबर रिप्रेजेंट मल्टीप्लायर, तो थर्ड कलर कौन सा है, येलो, तो येलो को आपको है मल्टीप्लायर लिखना है येलो का 10⁴, तो इंटू मल्टीप्लायर 10⁴ लिखना है। सिल्वर क्या है, टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब उतना कम ज़्यादा आपको उसका रेजिस्टेंस बन सकता है। टॉलरेंस कौन सा कलर का है, सिल्वर कलर का, तो ये कितना है, ±10%, तो ±10% इसका क्या हुआ, रेजिस्टेंस, तो इसको हम सीधा क्या बोलेंगे, इतना ओहम है इसका, R = डायरेक्ट हम आंसर लिख लेंगे ऐसे। 5 इसका वैल्यू आप करोगे तो क्या होता है, 50000 ओम्स आता है। ये ±10% आपको निकालना है, तो इसका 10% कितना होता है, इसका 10% होता है +5000 -5000 ना, ±5000। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, = 5502, इसका माइनस करोगे तो 450 आएगा, ये इसका आंसर है। तो रेजिस्टेंस का आंसर कितना है, ऐसे। तो ऐसे आपको क्या करना है, पहले कलर कोड दिया तो पहले फ्रेज पोएम लिख लेना, फिर पोएम के हिसाब से कलर देना, डार्क से, गोल्ड है तो उसका कुछ लिख लेना, फिर 0 to 9 उसके डिजिट पर मल्टीप्लाई लिख लेना। रूल क्या बता रही कि पहले 2 कलर से डिजिट बनाना है, थर्ड कलर से मल्टीप्लाई बनाना है, फोर्थ कलर से टॉलरेंस लिख लेना है, फिर उसका वैल्यूज ऐसे लिख के ओम लिख के जो कुछ 10% हो रहा है वो ऐड करके यहाँ पे उसका आंसर लिख लेना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं सभी एग्जाम्स में। आई बात समझ में, या तो ऐसे आपको करना है, याद आया स्टूडेंट्स, या तो कुछ ये हुआ अपना हमारा सिलेबस कवर रजिस्टर तक हो गया। तो आपने यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फार्मूला देखा है, अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग फार्मूला, क्वेश्चन सॉल्व बना लो उसमें से, देखते हैं क्वेश्चन कुछ और नेक्स्ट लेक्चर्स में। शायद मराठी से हो गया आपको कल से पढ़ाने के लिए, सो यू आर हैप्पी एनीवे, या सो ओके, सो लेट्स कंटिन्यू व्हेनेवर वी गेट टाइम। ठीक है, फार्मूला पुट करना है, रेजिस्टिविटी का आंसर निकालें। फार्मूला भी वी हैव मोर देन 1 hour, so we'll take it in the, as you can ask me the doubts also.